प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि सेक्शन 54A टू 54P में बताया गया है। ठीक है, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है प्री पैकेज, यानी कि इसमें सब कुछ प्री पैक है। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, एक बेस रेजोल्यूशन प्लान बनाया जाता है। देखिए जो इसमें बताया गया है, बेस रेजोल्यूशन प्लान मींस द रेजोल्यूशन प्लान प्रोवाइडेड बाय द कॉर्पोरेट डाटर, यानी कि जो कॉर्पोरेट डाटर है वो एक बेस रेजोल्यूशन प्लान प्रोवाइड करता है पीपीआईआरपी की एप्लीकेशन डालने से पहले। तो पीपीआईआरपी से हम क्या जानते हैं, प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। और इसके बारे में हम एक बार शॉर्ट में पढ़ लेते हैं कि इसके बारे में कि चार्ट के थ्रू कि इसमें क्या होता है। जो पीपीआईआरपी है वो किस पर एप्लीकेबल है, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज पर एप्लीकेबल है। ठीक है, तो जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज है वो पीपीआईआरपी के थ्रू अपना इंसॉल्वेंसी जो है कंप्लीट कर सकती है। तो इसमें क्या है कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज की डेफिनेशन है ये। तो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 1 करोड़ है अगर माइक्रो के केस में, स्मॉल कंपनी के केस में जो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 10 करोड़ है, एंड मीडियम एंटरप्राइज के केस में 50 करोड़ है। और एनुअल टर्नओवर कितना है, 5 करोड़ और 50 करोड़ स्मॉल कंपनी के केस में, एंड मीडियम एंटरप्राइज के केस में 250 करोड़। ठीक है, तो ये हमें याद रखने के लिए पर्पज से हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 1 करोड़, 10 करोड़ एंड 50 करोड़, और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ठीक है, तो ये माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की डेफिनेशन है और जो इसके लिए क्राइटेरिया है एमएसएमई के लिए। ठीक है, तो देन उनके पास क्या होना चाहिए, उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। पीपीआईआरपी कहाँ पे एप्लीकेबल होगा, पीपीआईआरपी इज एप्लीकेबल इफ मिनिमम डिफॉल्ट इज ₹10 लाख इज इफ कॉर्पोरेट डेटर इज एमएसएमई। अगर एमएसएमई का जो डिफॉल्ट किया ना, उसने अगर मिनिमम ₹10 लाख का डिफॉल्ट किया है तो पीपीआईआरपी में जा सकती है। ठीक है, सो देन उसके पास कितने ऑप्शंस है, एमएसएमई के पास 2 ऑप्शंस है, वो या तो सीआईआरपी में जा सकती है या पीपीआईआरपी में भी जा सकती है। ठीक है, अगर डिफॉल्ट का अमाउंट ₹1 करोड़ है, ठीक है, तो वो क्या जा सकती है, सीआईआरपी में भी जा सकती है, या उसकी ऑप्शंस है कि वो पीपीआईआरपी में भी जा सकती है। और लेकिन अगर डिफॉल्ट का अमाउंट 10 लाख है, ठीक है, तो वो पीपीआईआरपी में जा सकती है। तो एमएसएमई के लिए दोनों ऑप्शंस खुले हैं, उसके लिए हमें लिमिट्स चेक करनी होगी। और अगर पीपीआईआरपी के थ्रू जाना है तो उसका मिनिमम डिफॉल्ट अमाउंट कितना होना चाहिए, 10 लाख का होना चाहिए। सो देन सीआईआरपी एंड पीपीआईआरपी में एक डिफरेंस हम पढ़ लेते हैं कि क्या डिफरेंस होता है। तो इसमें मिनिमम डिफॉल्ट अमाउंट कितना था, 1 करोड़ का, और पीपीआईआरपी में ₹10 लाख का था। एप्लीकेबिलिटी इसमें क्या है, जो इसमें एप्लीकेशन कौन फाइल करता है, फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर या कॉर्पोरेट डेटर एप्लीकेशन फाइल करते हैं। और इसमें एप्लीकेशन कौन फाइल करता है, ओनली कॉर्पोरेट डेटर या एमएसएमई फाइल करता है। ठीक है, देन कंट्रोल, कंट्रोल किसके पास रहता है, इसमें कंट्रोल कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसफर टू क्रेडिटर्स। देन इसमें जो पीपीआईआरपी में कंट्रोल किसके पास रहता है, कॉर्पोरेट डेटर्स के पास ही कंट्रोल रहता है। देन टाइमलाइन इसमें कितना दिया है, मैक्सिमम 330 डेज सीआईआरपी में, और पीपीआईआरपी में मैक्सिमम टाइमलाइन जो है 120 डेज का दिया गया है। ठीक है, सो देन रेजोल्यूशन प्लान है जो वो कब प्रिपेयर करता है, जो रेजोल्यूशन प्लान है वो प्रिपेयर्ड आफ्टर सीआईआरपी इज इनिशिएटेड। सो सीआईआरपी इनिशिएट होने के बाद रेजोल्यूशन प्लान प्रिपेयर कराता है। और पीपीआईआरपी में क्या होता है, बेस रेजोल्यूशन प्लान इज रेडी एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन के टाइम पर ही जो है बेस रेजोल्यूशन प्लान पहले से ही बना लिया जाता है। और ये इनिशिएट कब होती है, जब डिफॉल्ट हुआ है, कितने का, 1 करोड़ का। और ये जब इनिशिएट होती है, डिफॉल्ट हुआ है, एंड इसमें हमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा कॉर्पोरेट डेटर का, अगर कॉर्पोरेट डेटर कंपनी है। ठीक है, सो देन हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसमें मिनिमम डिफॉल्ट कितना होना चाहिए। एमएसएमई जो पीपीआईआरपी में जा रही है तो उसका मिनिमम डिफॉल्ट ₹10 लाख होना चाहिए। और वो क्या कर सकती है, मे मेक एन एप्लीकेशन फॉर इनिशिएटिंग पीपीआईआरपी आफ्टर कंप्लाइंग विद सेवरल कंडीशंस। तो इसमें क्या होता है, तो उस केस में जो पीपीआईआरपी में जा रही है एमएसएमई, तो उसमें क्या 3 चीजें देखनी होंगी। जो फाइनेंशियल क्रेडिटर है, तो फाइनेंशियल क्रेडिटर के लिए हमें क्या करना होगा, फाइनेंशियल क्रेडिटर का अप्रूवल ऑफ प्रपोज नेम ऑफ आरपी, 66% वैल्यू से जो वो है आरपी का नाम प्रपोज करेंगे। और डायरेक्टर्स के केस में वो डायरेक्टर क्या देंगे, डिक्लेरेशन देंगे फ्रॉम मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स दैट एप्लीकेशन फॉर इनिशिएटिंग पीपीआईआरपी शैल बी फाइल्ड विद इन 90 डेज, यानी कि 90 डेज के अंदर अंदर एप्लीकेशन फाइल कर दी जाएगी पीपीआईआरपी के लिए। और मेंबर्स और पार्टनर्स क्या करेंगे, अगर कंपनी है, अगर कॉर्पोरेट डेटर एक कंपनी है तो मेंबर्स क्या पास करेंगे, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे। और अगर कॉर्पोरेट डेटर क्या है, अगर एलएलपी है तो रेजोल्यूशन
जो होगा बाय 3/4 पार्टनर्स के द्वारा पास करना होगा, ठीक है। जन ये सारी क्राइटेरिया कंप्लीट होने के बाद वो कहाँ एप्लीकेशन देंगे, एनसीएलटी में एप्लीकेशन दी जाएगी। देन एनसीएलटी जो है इसको अप्रूव भी कर सकती है और रिजेक्ट भी कर सकती है। तो ये हमने एक ब्रीफ ओवरव्यू लिया है, आगे हम इसको एक उसके थ्रू पढ़ेंगे, प्रोविजंस के थ्रू पढ़ेंगे, ठीक है। सो देन हम अभी अपने प्रोविजंस पर चलते हैं, जो कि हम बहुत ही इजी तरीके से पढ़ेंगे और आप इसको कॉन्सेप्ट को समझना अच्छे से। तो देन इसमें जो लिखा हुआ है कि ये देखो ये आ गया बेस रेजोल्यूशन प्लान। तो बेस रेजोल्यूशन प्लान क्या है, जो कि हमने अभी बताया था कि जो पहले से ही बनाया गया है, कॉर्पोरेट डेटर ने प्रोवाइड किया है, ठीक है। एंड प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट को क्या होगी, जिस दिन डेट ऑफ एडमिशन ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर इनिशिएटिंग प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, ठीक है। तो वो क्या होगी, प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट होगी। सो देन प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट के बारे में बताया गया है। सो देन हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। तो प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम क्या होता है, मींस ए मेमोरेंडम सबमिटेड बाय द कॉर्पोरेट डेटर, जो कि कॉर्पोरेट डेटर ने सबमिट किया है। और ये देखो इसमें लिखा गया है कि जो कॉर्पोरेट डेटर एलिजिबल फॉर प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कौन होंगे, अंडर सेक्शन 54A। तो यानी कि जो एमएसएमई है उनके लिए क्लासिफ वो है, एमएसएमई पर एप्लीकेबल है पीपीआईआरपी, ठीक है। तो एन एप्लीकेशन फॉर इनिशिएटिंग प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस मे बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ ए कॉर्पोरेट डेटर क्लासिफाइड एज ए माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज, ठीक है। अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 7 ऑफ माइक्रो स्मॉल और एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006। सो देन इसके बारे में अब आगे ये बताया गया है, एन एप्लीकेशन फॉर इनिशिएटिंग प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस में बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ ए कॉर्पोरेट डेटर, ठीक है। कौन करेगा, कॉर्पोरेट डेटर खुद फाइल करेगा पीपीआईआरपी के लिए एप्लीकेशन। कब करेगा, जब वहाँ पे डिफॉल्ट कमिट हुआ है, ठीक है। जब डिफॉल्ट कमिट हुआ है तो कॉर्पोरेट डेटर खुद इसमें जो है पीपीआईआरपी के लिए एप्लीकेशन फाइल करेगा। प्लस इसमें एक कंडीशंस है देखो कि अगर कॉर्पोरेट डेटर है उसका पिछले 3 साल में अगर सीआईआरपी या पीपीआईआरपी कंप्लीट हुआ है, ठीक है, तो तब वो इसमें पीपीआईआरपी में एप्लीकेशन नहीं डाल सकता, ठीक है। इट हैज़ नॉट अंडरगॉन प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, यानी कि पिछले 3 साल में उस जो कॉर्पोरेट डेटर का है वो प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस नहीं होना चाहिए या सीआईआरपी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इट यानी कि 3 इयर्स का कूलिंग पीरियड जरूरी है। इट इज नॉट undergoing a corporate insolvency resolution process, no order requiring it to be liquidated is passed under section 33, ठीक है। देन इट इज एलिजिबल टू सबमिट ए रेजोल्यूशन प्लान। तो 4 कंडीशन हमारी ये होगी और 4 कंडीशन हमें आगे दी गई है जो हमने चार्ट के थ्रू भी पढ़ी थी। देखो ये वाली कंडीशन कि फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं तो उस केस में हमें 66% अप्रूवल चाहिए फाइनेंशियल क्रेडिटर्स का, और वो क्या करेंगे, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का जो है वो नाम प्रपोज करेंगे कि अपॉइंटेड एज ए रेजोल्यूशन नेम प्रपोज करेंगे, जो बंदा जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है जो एज ए आरपी अपॉइंट होगा, ठीक है। एंड डायरेक्टर्स का हमें क्या चाहिए, डिक्लेरेशन चाहिए विद इन ए डेफिनेट टाइम पीरियड नॉट एक्सीडिंग 90 डेज, यानी कि डायरेक्टर की डिक्लेरेशन देंगे कि हम विद इन ए 90 डेज हम पीपीआईआरपी के लिए एप्लीकेशन फाइल कर देंगे, ठीक है। देन प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस इज नॉट बीइंग इनिशिएटेड टू डिफ्रॉड एनी पर्सन, यानी कि किसी को हमने डिफ्रॉड करने के पर्पज से पीपीआईआरपी स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है। तो द नेम ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल प्रपोज्ड एंड अप्रूव टू बी अपॉइंट्स एज रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, यानी कि जो नेम ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का बताएंगे जो कि एज ए आरपी अपॉइंट होगा। देन मेंबर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर हैव पास्ड ए स्पेशल रेजोल्यूशन। एंड इसमें देखो 3 चीजें हैं, जो मेंबर है अगर जो कॉर्पोरेट डेटर है, ठीक है, वो अगर कंपनी है तो वो क्या करेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेगा, और अगर वो एलएलपी है तो वो 3/4 ऑफ टोटल नंबर ऑफ पार्टनर्स का अप्रूवल होगा, ठीक है। और अगर कंपनी है, और अगर डायरेक्टर है तो डायरेक्टर के केस में डिक्लेरेशन होगा, और फाइनेंशियल क्रेडिटर के केस में क्या होगा, 66% का अप्रूवल होगा जो कि आरपी का नाम बताएंगे। तो देखो 3 चीजें हैं। देखिए सबसे पहले हमने किसकी बात करी, मेंबर्स की। अगर जो कंपनी है कॉर्पोरेट डेटर अगर कंपनी है तो उसमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा। एंड प्लस अगर डायरेक्टर है, डायरेक्टर के केस में क्या होगा, डायरेक्टर क्या करेंगे, डिक्लेरेशन देंगे साथ में इसमें कि हमें जो है 90 दिन के अंदर अंदर जो है पीपीआईआरपी के लिए एप्लीकेशन फाइल कर देंगे, एंड हमारा पर्पस किसी को डिफ्रॉड करना नहीं है, एंड नेम ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बताएंगे वो, ठीक है। और जो फाइनेंशियल क्रेडिटर है वो 66% क्राइटेरिया से जो है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का नाम
बताएंगे। तो ये तीनों क्राइटेरियाज हमने चार्ट के थ्रू भी पढ़ा था। सो देन हमने प्रायर टू सीकिंग अप्रूवल फ्रॉम फाइनेंशियल क्रेडिटर द कॉर्पोरेट डेटर क्या करेगा, शैल प्रोवाइड सच फाइनेंशियल क्रेडिटर विद द डिक्लेरेशन, देगा वो स्पेशल रेजोल्यूशन देगा। अगर कंपनी है तो मेंबर्स जो है स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे, एलएलपी है तो जो 3/4 पार्टनर्स है वो अप्रूवल देंगे। सो देन ए बेस रेजोल्यूशन प्लान वो जो होगा विच कन्फर्म्स टू द रिक्वायरमेंट्स रेफर टू इन सेक्शन 54K एंड सच अदर कंडीशंस एज मे बी स्पेसिफाइड एंड सच अदर इन्फॉर्मेशन जो भी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। सो देन हम आगे चलते हैं, पॉइंट्स टू रिमेंबर एलिजिबिलिटी फॉर पीपीआईआरपी। इसमें क्या होना चाहिए, मिनिमम डिफॉल्ट कितना होना चाहिए, 10 लाख का होना चाहिए, और पिछले 3 साल में जो है पीपीआईआरपी या सीआईआरपी कंप्लीट नहीं होना चाहिए, यानी कि 3 इयर्स का कूलिंग पीरियड रिक्वायर्ड है इसमें। सो देन हम आगे सेक्शन 54B के बारे में पढ़ेंगे। ड्यूटीज ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बिफोर इनिशिएशन ऑफ प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, यानी कि उसकी ड्यूटी क्या है आरपी की, जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है उसकी क्या ड्यूटी है, वो क्या करेगा, एक रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा, प्रिपेयर ए रिपोर्ट जो कि रिक्वायरमेंट्स को मीट करेगा सेक्शन 54A की, यानी कि जो डिफॉल्ट का अमाउंट है एंड डायरेक्टर्स का डिक्लेरेशन एंड कंपनी का जो स्पेशल रेजोल्यूशन एंड जो हमने पढ़ा था 54A में जो सारी कंडीशंस हैं वो मीट करती हैं, ठीक है। एक रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा, ठीक है, और देन वो क्या करेगा, इस रिपोर्ट को बोर्ड को सबमिट करेगा, फाइल सच रिपोर्ट विद द बोर्ड, इस रिपोर्ट को वो बोर्ड को सबमिट करेगा एंड परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज एज मे बी स्पेसिफाइड, ठीक है। तो जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है इसमें उसकी क्या ड्यूटी बनती है, वो एक रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा कि उसमें रिक्वायरमेंट्स मीट करी गई हैं सेक्शन 54A की, जो कि हमने ऊपर पढ़ी थी, ठीक है। एंड ये रिपोर्ट कहाँ फाइल करेगा, बोर्ड के पास फाइल करेगा। एंड ड्यूटीज ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल शैल सीज इफ, यानी कि जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की ड्यूटीज जो है वो खत्म हो जाएगी अगर कॉर्पोरेट डेटर फेल्स टू फाइल एन एप्लीकेशन, अगर कॉर्पोरेट डेटर फाइल एप्लीकेशन फाइल नहीं करता पीपीआईआरपी के लिए विद इन टाइम पीरियड, यानी कि अगर उसने टाइम पीरियड के अंदर अंदर 90 डेज के अंदर अंदर एप्लीकेशन फाइल नहीं किया तो क्या होगा, उसकी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की जो है ड्यूटी खत्म हो जाएगी, वो चलते बनेगा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, ठीक है, उसका रोल खत्म हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर इनिशिएटिंग प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस इज एडमिटेड और रिजेक्टेड, यानी कि अगर एप्लीकेशन जो एडमिट हो गई है या रिजेक्ट कर दी गई है तो वहाँ पे जो है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स की जो है ड्यूटी है वो सीज हो जाएंगी और वो उसकी आगे फर्दर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनेंगी, ठीक है। सो देन जो इसकी जो फीस है वो किसका पार्ट बनेगी, प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट का पार्ट बनेगी। सो देन हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। सेक्शन 54C क्या कहता है, एप्लीकेशन टू इनिशिएट प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, ठीक है। इसमें क्या रहेगा कि जो एप्लीकेशन जो है इसमें फाइल कैसे करनी होगी, जो कॉर्पोरेट एप्लीकेंट क्या करेगा, फाइल करेगा एप्लीकेशन में, फाइल एन एप्लीकेशन विद एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, यानी कि एनसीएलटी में एप्लीकेशन फाइल करेगा फॉर इनिशिएटिंग पीपीआईआरपी को स्टार्ट करने के लिए। सो देन उसके बाद में एप्लीकेशन के साथ वो क्या क्या देगा, इसमें क्या देगा, द डिक्लेरेशन देगा डायरेक्टर्स की, जो हमने सेक्शन 54A में पढ़ी थी, देखो लिखा हुआ है कि सेक्शन 54 एंड स्पेशल रेजोल्यूशन लगाएगा की कॉपी लगाएगा। एंड रेजोल्यूशन जो है फाइनेंशियल क्रेडिटर्स का जो 66% का जो उन्होंने अप्रूवल दिया था आरपी का नाम बताने के लिए, ठीक है। एंड द अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर फॉर इनिशिएटिंग, ये सारी 54A में जो हमने कंडीशंस पढ़ी थी उनकी कॉपी लगाएगा, ठीक है, एप्लीकेशन के साथ। एंड द नेम ऑफ रिटन नेम एंड रिटन कंसेंट ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का नाम बताएगा और उसकी रिटन कंसेंट जाएगी इसमें रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की। ए डिक्लेरेशन रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी ट्रांजेक्शन, अवॉइडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन्स के बारे में डिक्लेरेशन देगा, ठीक है, कि हमने अवॉइड किया गया ट्रांजेक्शन, जो अवॉइडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन्स वाले जो है, ठीक है। सो देन इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल विद इन ए पीरियड ऑफ 14 डेज ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन, तो वो क्या करेगा, एनसीएलटी विद इन ए पीरियड ऑफ 14 डेज या तो उसको एप्लीकेशन को एडमिट करेगा या रिजेक्ट करेगा। अगर वो रिजेक्ट करता है तो उसको रेक्टिफाई द डिफेक्ट विद इन 7 डेज, तो उसके डिफेक्ट को 7 डेज में रेक्टिफाई करेगा, ठीक है। और प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस shall commence from the date of admission of the application, ठीक है। तो वो ये कब स्टार्ट हो जाएगी पीपीआईआरपी, जिस दिन एप्लीकेशन को एडमिट कर लिया एनसीएलटी, जिस दिन अप्रूवल दे देती है उस दिन से पीपीआईआरपी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो देन हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। सेक्शन 54D से क्या दिया गया है, यानी कि ड्यूरेशन, डी से ड्यूरेशन कितना रहेगा पीपीआईआरपी का,
तो इसमें कितना ड्यूरेशन रहेगा, विद इन ए पीरियड ऑफ 120 डेज में क्या है पीपीआईआरपी कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या है, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शैल सबमिट द रेजोल्यूशन प्लान, जो आरपी है वो रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करेगा, किसको करेगा, जो कि कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ने अप्रूव किया है, विद इन ए पीरियड ऑफ 90 डेज फ्रॉम द प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, जिस दिन से पीपीआईआरपी स्टार्ट हुआ। ठीक है, जिस दिन से पीपीआईआरपी स्टार्ट हुआ उसके 90 दिन के अंदर अंदर जो है वो आरपी है वो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो है वो किसको प्लान सबमिट करेगा, एनसीएलटी को प्लान सबमिट करेगा, जो कि अप्रूव किया होगा सीओसी ने। ठीक है, सो देन विद इन ए पीरियड ऑफ 90 डेज जो है वो अप्रूव जो प्लान है वो एनसीएलटी के पास सबमिट हो जाना चाहिए। और नेक्स्ट 30 डेज में क्या होगा, वेयर नो रेजोल्यूशन प्लान, अगर और नेक्स्ट 30 डेज में फिर एनसीएलटी कंसिडर करेगी उस प्लान को कि वो अप्रूव होगा या कैसे करेगी। सो देन वेयर नो रेजोल्यूशन प्लान इज अप्रूव्ड बाय द कमिटी ऑफ क्रेडिटर, अगर 90 दिन के अंदर अंदर रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव नहीं किया जाता, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, तो 91 जो 1 डे पर क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा पीपीआईआरपी का, क्योंकि 90 दिन में अगर सीओसी ने प्लान अप्रूव नहीं किया, कब से, जब से एप्लीकेशन फाइल करी थी पीपीआईआरपी की, उसके 90 दिन के अंदर अंदर अगर सीओसी ने जो प्लान है वो अप्रूव नहीं किया, तो उसके बाद 91st डे पे क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा पीपीआईआरपी जो प्रोसेस है वो टर्मिनेशन हो जाएगा पीपीआईआरपी प्रोसेस का। सो देन हम सेक्शन 54E पे चलते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ मोरेटोरियम एंड पब्लिक अनाउंसमेंट ड्यूरिंग प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। तो मोरेटोरियम कब से स्टार्ट होगा, जिस दिन से पीपीआईआरपी की एप्लीकेशन फाइल हुई। ठीक है, जैसे हमने सीआईआरपी में पढ़ा था कि जिस दिन सीआईआरपी की जो एप्लीकेशन है वो एडमिट हो गई ना, तो उस दिन से मोरेटोरियम स्टार्ट हो गया था। इसी तरह जिस दिन से पीपीआईआरपी की एप्लीकेशन एडमिट कर ली, एनसीएलटी ने अप्रूवल दे दिया, जिस दिन एनसीएलटी ने देखो लिखा है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल ऑन द प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट अलोंग विद द ऑर्डर ऑफ एडमिशन, जिस दिन अप्रूवल हो गया उस दिन से क्या हो जाएगा, डिक्लेयर मोरेटोरियम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एंड देन उसमें क्या लिखा है, अपॉइंट ए रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एज नेम्ड इन द एप्लीकेशन इफ नो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इज पेंडिंग, और जो एनसीएलटी है वो क्या करेगी, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट कर देगी। ठीक है, अगर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं है, ठीक है, और अगर कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग है तो वो क्या करेगी, based on the recommendation made by the board if any disciplinary proceeding is pending against the insolvency professional named in the application। ठीक है, so then आगे जो क्या है वो क्या करेगी, पब्लिक अनाउंसमेंट करेगी। ठीक है, कोई पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ द इनिशिएशन ऑफ प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस टू बी मेड बाय ए रेजोल्यूशन प्रोफेशनल इन सच फॉर्म एंड मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड इमीडिएटली आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट। तो एनसीएलटी क्या है, 3 काम करेगी, जब वो एडमिट करेगी उसको एप्लीकेशन को अप्रूवल करेगी तो मोरेटोरियम डिक्लेयर करेगी, नंबर 2 क्या करेगी, अपॉइंट करेगी आरपी को, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को क्या करेगी, अपॉइंट करेगी, और क्या करेगी, पब्लिक अनाउंसमेंट करेगी। ठीक है, फॉर इनिशिएशन ऑफ पीपीआईआरपी। सो देन जो ऑर्डर ऑफ मोरेटोरियम क्या है, शैल हैव इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर टिल द डेट ऑन विच द प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस पीरियड कम्स टू एन एंड। मोरेटोरियम पीरियड कब खत्म होगा, जब पीपीआईआरपी खत्म हो जाएगा तो मोरेटोरियम पीरियड भी खत्म हो जाएगा। सो देन सेक्शन 54F में क्या बताया गया है, एफ से क्या है, फालतू के काम, क्या मतलब क्या क्या काम करेगा वो, इसमें ड्यूटीज एंड पावर क्या रहेगी ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ड्यूरिंग प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। जो आरपी है, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है, शेल कंडक्ट द प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, वो कंडक्ट करेगा पीपीआईआरपी प्रोसेस को एंड कॉर्पोरेट डेटर ने जो फाइल किया है ड्यूरिंग द पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस पीरियड। ठीक है, इसमें क्या क्या ड्यूटीज रहेंगी, उसकी ड्यूटीज विल बी कंफर्म द लिस्ट ऑफ क्लेम्स, वो लिस्ट ऑफ क्लेम्स को कंफर्म करेगा, इन्फॉर्म क्रेडिटर्स रिगार्डिंग देयर क्लेम्स, उनको इन्फॉर्म करेगा क्रेडिटर्स को, मेंटेन एंड अपडेटेड लिस्ट ऑफ क्लेम्स को क्या करेगा, अपडेट करेगा लिस्ट ऑफ क्लेम्स को, मॉनिटर मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर को क्या करेगा, मैनेज करेगा, इन्फॉर्म द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स इन द इवेंट ऑफ ब्रीच ऑफ any of the obligations of the board of directors or partners as the case may be of corporate debtor under the provisions of this chapter and rules and regulations made thereunder। so then वो क्या करेगा, इन्फॉर्म करेगा committee of creditors को in case of any breach of any obligation of board of directors। then वो ये क्या करेगा, constitute the COC करेगा एंड उनकी मीटिंग्स को कन्वीन करेगा। ठीक है, and prepare the information memorandum on the basis of preliminary information memorandum। ठीक है, तो preliminary information memorandum के बेसिस पे information memorandum को
प्रिपेयर करेगा, फाइल एप्लीकेशन फॉर अवॉइडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन्स के लिए एप्लीकेशन फाइल करेगा। सो देन रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शैल एक्सरसाइज द फॉलोइंग पावर्स, नेमली वो क्या करेगा, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एक्सेस ऑल बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एक्सेस करेगा, एक्सेस द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, एक्सेस द बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिकॉर्ड्स एंड अदर relevant documents of the corporate debtor available with government authorities, and वो क्या करेगा, attend meetings of members बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। देन वो क्या करेगा, अपॉइंट अकाउंटेंट्स लीगल और अदर प्रोफेशनल इन सच मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड। देन वो कलेक्ट ऑल इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एसेट्स के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, जो कि हमने CARP में भी पढ़ा था कि बिजनेस ऑपरेशंस फॉर द प्रीवियस 2 years का जो है फ्रॉम द डेट ऑफ प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। देन फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल पेमेंट्स फॉर द प्रीवियस 2 years, लिस्ट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, ये जो सारी हैं उसकी ड्यूटीज रहेंगी, ठीक है। देन वो क्या करेगा, फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, तो क्या करेगा रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मेंटेनिंग अकाउंट्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो फर्निश करेंगे कॉर्पोरेट डेटर को, ठीक है। क्या फर्निश करेंगे, ऑल इन्फॉर्मेशन फर्निश करेंगे कॉर्पोरेट डेटर को। सो देन पर्सनल क्या है, जो प्रमोटर्स है वो ऑल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे उसको, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को। द फीस ऑफ द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एंड एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम फॉर कंडक्टिंग द प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस शैल बी डिटरमाइंड इन सच मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड, तो फीस जो भी है वो डिटरमाइंड की जाएगी। द फीस एंड एक्सपेंसेस शैल बी बोर्न इन सच मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड। सो देन आगे हम सेक्शन 54G में क्या पढ़ेंगे, लिस्ट ऑफ क्लेम्स एंड प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें जी से क्या है, जी हाँ, जी हाँ 2 दिन में क्या दे देगा, जो है 2 दिन में दे देगा कॉर्पोरेट डेटर, क्या दे देगा, जी से याद रखना, जी हाँ क्या देगा, 2 दिन में लिस्ट ऑफ क्लेम्स देगा एंड प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम देगा। कौन देगा, कॉर्पोरेट डेटर देगा। किसको देगा, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को। देखो ये लिखा हुआ है, देखो द कॉर्पोरेट डेटर शेल, जो यानी कि कॉर्पोरेट डेटर विद इन 2 days ऑफ PPIRP कमेंसमेंट डेट, जिस दिन से PPIRP की कमेंसमेंट डेट है उस दिन से 2 दिन के अंदर अंदर सबमिट टू द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, यानी कि लिस्ट ऑफ क्लेम्स अलोंग विद डिटेल्स ऑफ रिस्पेक्टिव क्रेडिटर्स एंड ए प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम कंटेनिंग इंफॉर्मेशन रेलिवेंट फॉर फॉर्मुलेटिंग ए रेजोल्यूशन प्लान। तो ये दोनों चीजें वो देगा, कॉर्पोरेट डेटर देगा रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को, लिस्ट ऑफ क्लेम एंड प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। और अगर किसी अगर वेयर एनी पर्सन हैज सस्टेन्ड एनी लॉस और डैमेज एज ए consequences of the omission of any material information और inclusion of, यानी कि कोई material information रह गई है अगर उसमें claims में, या कोई इसकी misleading information ऐड हो गई है, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में जो पर्सन है वो रिस्पॉन्सिबल इज ए प्रमोटर और डायरेक्टर, पार्टनर और कॉर्पोरेट डायरेक्टर एज द केस में बी, टाइम ऑफ सबमिशन लिस्ट ऑफ क्लेम। तो अगर कोई जो पर्सन है वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा, प्रमोटर डायरेक्टर, अगर उनकी विदाउट उनकी नॉलेज के हुआ है तो उस केस में वो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। नो पर्सन बाय द कॉर्पोरेट डायरेक्टर विदाउट हिज नॉलेज, अगर उनकी नॉलेज में नहीं था तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे और इस चीज़ के लिए वो कोर्ट में भी मूव कर सकते हैं। सो देन सेक्शन 54H में क्या लिखा है, मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ कॉर्पोरेट डेटर। तो कॉर्पोरेट डेटर के जो अफेयर्स है उनको मैनेज किया जाएगा, ठीक है। मतलब इसमें क्या है कि होशियारी मत करना ज़्यादा, नहीं तो हाथ से मैनेजमेंट चला जाएगा। H से याद रखना कि होशियारी मत करना, नहीं तो मैनेजमेंट हाथ से चला जाएगा। कि मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर शैल कंटिन्यू टू वेस्ट इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और पार्टनर्स एज द केस में बी, ठीक है। सो देन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और पार्टनर्स एज द केस में बी ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर शैल मेक एवरी एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, मैनेज इट्स ऑपरेशंस एज ए गोइंग कंसर्न, उसके ऑपरेशंस मैनेज करेंगे। एंड प्रमोटर क्या करेंगे, शैल एक्सरसाइज ऑल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस इन रिलेशन टू द कॉर्पोरेट डेटर, ठीक है। सो देन कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स सेक्शन 54I, इसमें क्या लिखा है, जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर है COC का कैसे फॉर्मेशन होगा। तो इसमें एक बार बता दें कि COC का जो फॉर्मेशन है विद इन 7 days है, तो जो PPIRP कमेंसमेंट डेट से जो है 7 दिन के अंदर अंदर COC की जो है कंस्टिट्यूट कर दी जाएगी और उसके 7 दिन में उसके नेक्स्ट 7 days में क्या है, उसकी फर्स्ट मीटिंग हेल्ड होगी। देखो लिखा है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शैल विद इन 7 days ऑफ प्री पैकेज, यानी कि 7 दिन तो COC को बनाने में लगेंगे, कब से, PPIRP कमेंसमेंट डेट से, ठीक है। 7 दिन में
सीओसी बनेगी, देन उसके 7 दिन के बाद उसके फिर देन उसकी फर्स्ट मीटिंग होगी, यानी कि 7 + 7 डेज लगेंगे। 7 डेज यानी कि उसमें लगेंगे, बनाने में लगेंगे, और 7 डेज में मीटिंग कन्वीन करी जाएगी। ठीक है। सो देन आगे बताया गया है 54J, वेस्टिंग मैनेजमेंट ऑफ कॉर्पोरेट डेटर विद रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। तो इसमें क्या किया गया है कि जो सीओसी है, वेयर द सीओसी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस period by a vote of not less than 66% of the voting shares resolves to vest the management of the corporate debtor with the resolution professional. The resolution professional shall make an application for this purpose to the adjudicating authority. तो आरपी क्या करेगा, वो एनसीएलटी को एप्लीकेशन फाइल करेगा, जो कि जो सीओसी ने 66% से अप्रूवल दिया है। ठीक है। सो देन इसमें जो है मैनेजमेंट ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर विद रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शैल मेक एन एप्लीकेशन विद द एनसीएलटी, यानी कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन फाइल करेगा। सो देन क्या होगा, अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इज ऑफ द ओपिनियन दैट ड्यूरिंग द प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस द अफेयर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर हैव बीन कंडक्टेड इन ए फ्रॉडुलेंट मैनर, में अफेयर्स कंडक्ट किए गए हैं, या देयर हैज बीन ग्रोस मिसमैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, इट शैल पास एन ऑर्डर वेस्टिंग द मैनेजमेंट ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर विद द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। अगर ग्रोस मिसमैनेजमेंट हुआ है, ठीक है, सो देन क्या होगा, इसमें वेस्टिंग मैनेजमेंट ऑफ कॉर्पोरेट डेटर विद रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि जो मैनेजमेंट ऑफ कॉर्पोरेट डेटर है ना, तो उस केस में रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के उसमें आ जाएगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी, यानी कि रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है वो मैनेज करेगा कॉर्पोरेट डेटर के अफेयर्स को। कौन से केसेस में, जब अगर कंपनी में फ्रॉडुलेंट मैनर में जो है एक्टिविटीज हुई हैं या ग्रोस मिसमैनेजमेंट हुआ है, तो जो कॉर्पोरेट डेटर का मैनेजमेंट है वो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के हाथों में आ जाएगा। ठीक है। यानी कि वो आरपी है जो वो एक शॉर्ट में बताएं तो जो आरपी है वो सारा मैनेजमेंट संभालेगा कॉर्पोरेट डेटर का उस केस में। Consideration and approval of resolution plan, section 54K. The corporate debtor shall submit the base resolution plan refer to in clause of subsection 4 of section 54A to the resolution professional within 2 days of the pre-package insolvency commencement date, and the resolution professional shall present it to the committee of creditor। यानी कि जो बेस रेजोल्यूशन प्लान किसको सबमिट किया जाएगा, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को। कितने दिन में, 2 दिन में इसको सबमिट किया जाएगा रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को, जो है बेस रेजोल्यूशन प्लान सबमिट किया जाएगा। जो बेस रेजोल्यूशन प्लान जो हमने पहले से ही बनाया था, तो उसको 2 दिन के अंदर अंदर आरपी को हम सबमिट करेंगे। देन आरपी क्या है, उसको सीओसी को सबमिट करेगा। तो सीओसी उसके बाद क्या करेगा, देखो सबसे पहले क्या होता है, एक बार हम डिटेल में पढ़ लेते हैं कि अगर जो बेस रेजोल्यूशन प्लान है जो पहले से ही बनाया हुआ है, ठीक है, उसको कौन सबमिट करेगा, कॉर्पोरेट डेटर सबमिट करेगा रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को। ठीक है। कितने दिन के अंदर अंदर, 2 दिन के अंदर अंदर। ये देखो लिखा भी हुआ है, द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल विद इन 2 days ऑफ द प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट एंड द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शेल प्रेजेंट इट टू द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को वो देगा। ठीक है। देन वो क्या करेगा, उसको कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को देगा। सो देन द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स मे प्रोवाइड द कॉर्पोरेट डेटर एन अपॉर्चुनिटी टू रिवाइज द बेस रेजोल्यूशन प्लान टू इट्स अप्रूवल। ठीक है। जो उनको क्या दिया जाएगा, एक अपॉर्चुनिटी देगी कि वो इस जो बेस रेजोल्यूशन प्लान को जो सीओसी है वो अप्रूव करे या रिवाइज भी कर सकती है। ठीक है। उसके इसमें क्या है, इसमें द रेजोल्यूशन प्लान एंड द बेस रेजोल्यूशन प्लान सबमिट अंडर दिस सेक्शन शैल कन्फर्म टू द रिक्वायरमेंट्स and shall moderated standards apply to the proceedings under this chapter. Then the committee of creditors may approve। जो committee of creditors है उनको जो, यानी कि जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने जो बेस रेजोल्यूशन प्लान है वो किसको सबमिट कर दिया, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को। तो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स अब क्या करेगी, उसको क्या करेगी, अप्रूव करेगी। कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में अप्रूव द बेस रेजोल्यूशन प्लान। ठीक है। यानी कि जो बेस रेजोल्यूशन प्लान है वो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स उसको अप्रूव करेगी और उसको कहाँ सबमिट करेगी, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। इफ इट डज नॉट इम्पेयर एनी क्लेम्स ओड बाय द कॉर्पोरेट डेटर। अगर इसमें क्या है, इट डज नॉट इम्पेयर एनी क्लेम्स, अगर जो ऑपरेशनल क्रेडिटर है ना, यानी कि डज नॉट इम्पेयर से क्या मतलब, 1 रुपये का भी नुकसान नहीं हुआ अगर ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को। इट डज नॉट इम्पेयर एनी क्लेम्स बाय द कॉर्पोरेट डेटर टू द ऑपरेशनल क्रेडिटर। अगर ऑपरेशनल क्रेडिटर को 1 रुपये का भी नुकसान नहीं हुआ तो सीओसी क्या कर देगी, उस बेस रेजोल्यूशन प्लान को अप्रूव कर देगी और वो कहाँ सबमिट किया जाएगा, एनसीएलटी में, यानी कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को सबमिट किया जाएगा।
देन वेयर द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स डज नॉट अप्रूव, जहाँ पे जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर है उस बेस रेजोल्यूशन प्लान को अप्रूव नहीं करती, ठीक है। मान लो कि इसमें एग्जांपल से हम समझते हैं, जैसे कि मान लो जो कॉर्पोरेट डेटर है वो उसकी कंपनी जो है वो बिकने जा रही है मार्केट में, और कॉर्पोरेट डेटर वो खुद बोल रहा है कि मैं इस कंपनी को जो है 10 करोड़ में खरीद लूंगा, ठीक है। तो उस केस में अगर सीओसी को ऐसा लगता है कि ये एक अच्छा ऑफर है, कि जो 10 करोड़ एक अच्छा अमाउंट है, अगर उसको ऐसा लगता है, ठीक है, तो वो उस प्लान को अप्रूव कर सकती है एंड ऑपरेशनल क्रेडिटर को कोई 1 रुपए का भी नुकसान नहीं हो रहा, और फिर उस प्लान को, जो अप्रूव प्लान को एनसीएलटी में सबमिट किया जाएगा। और अगर जहां पे ऐसा लगता है कि ऑपरेशनल क्रेडिटर को कोई नुकसान हो रहा है, प्लान इम्पेयर्स एनी क्लेम्स ओड बाय कॉर्पोरेट डेटर टू द ऑपरेशनल क्रेडिटर, तो उस केस में क्या होगा, जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल क्या करेगा, शेल इनवाइट प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स, तो वो प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स यानी कि पीआरए को क्या करेगा, इनवाइट करेगा, जो कि सबमिट करेंगे रेजोल्यूशन प्लान को, जो है वो सबमिट करेंगे टू compete विद द बेस रेजोल्यूशन प्लान, यानी कि बेस रेजोल्यूशन प्लान जो हमने पहले से ही बना रखा था उससे उसको कंपेयर करेंगे उस रेजोल्यूशन प्लान से। तो कौन सा रेजोल्यूशन प्लान, जो प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स ने सबमिट किया है, तो बेस रेजोल्यूशन प्लान को हम जो रेजोल्यूशन प्लान है जो बेस्ट अल्टरनेट प्लान से कंपेयर करेंगे। द रेजोल्यूशन एप्लीकेंट सबमिटिंग रेजोल्यूशन प्लान पर्सन टू इन्विटेशन अंडर सबसेक्शन 5 shall fulfill such criteria as may be laid down by resolution professional with the approval of the committee of creditors having regard to the complexity and scale of operations of business of corporate debtor। अब वो क्या देखेगा, देखेगा कि इसका complexity and scale of operations कितना है बिजनेस का। So the resolution professional shall provide to the resolution applicants द बेसिस फॉर इवेल्यूशन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान। वो जो आरपी है वो सारी क्राइटेरिया बताएगा कि बेसिस क्या है इवेल्यूशन का, जो रेजोल्यूशन प्लान जो बनाना है उसको इवेल्यूएट करने का क्या क्राइटेरिया है, ठीक है। द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन रेफर्ड टू इन सेक्शन 29 विच शैल सिमल्टेनियस अप्लाई टू द प्रोसीडिंग्स अंडर दिस चैप्टर इन सच मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड, ठीक है। सो देन रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शेल प्रेजेंट टू द कमिटी ऑफ क्रेडिटर। देखो जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है वो कमिटी ऑफ क्रेडिटर को क्या करेगा, रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करेगा, वो जो इसको इवेल्युएट करेगी जो सीओसी है, ठीक है। द कमिटी ऑफ क्रेडिटर शेल इवेल्युएट द रेजोल्यूशन प्लान, तो जो सीओसी है वो उस प्लान को क्या करेगी, इवेल्युएट करेगी जो कि सबमिट किया गया है, ठीक है। प्लान प्रेजेंटेड बाय द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एंड सिलेक्ट ए रेजोल्यूशन प्लान फ्रॉम अगस्त them where on the basis of such criteria as may be laid down by it committee of creditors decides that resolution plans selected under subsection 9 is significantly better than the base resolution plan, यानी कि जो बेस रेजोल्यूशन प्लान से बेटर है, जो प्लान जो बेस्ट अल्टरनेटिव प्लान भी बोल सकते हैं हम उसको, ठीक है, बीएपी भी बोल सकते हैं उसको, जो कि उसने बनाया है। देखो हमने यहाँ पे पढ़ा था ना, जो प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स ने जो प्लान सबमिट किया है, रेजोल्यूशन प्लान सबमिट किया है ना, उसको हम बेस रेजोल्यूशन प्लान से कंपेयर करेंगे, और अगर वो प्लान उससे बेटर है, बेस रेजोल्यूशन प्लान से वो जो नया प्लान बनाया है वो बेटर है, तो उस केस में क्या होगा, प्रोवाइडेड दैट द क्राइटेरिया लेड डाउन बाय द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स अंडर दिस सेक्शन शैल बी सब्जेक्ट टू कंडीशंस एज मे बी स्पेसिफाइड। सो देन क्या होगा, वेयर द रेजोल्यूशन प्लान सिलेक्टेड is not considered for approval or does not fulfill the requirement it shall complete with the base resolution plan। अगर जो अभी जो रेजोल्यूशन प्लान जो प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट ने, जो हमने पढ़ा था, प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट ने जो रेजोल्यूशन प्लान सबमिट किया है, और अगर वो बेस रेजोल्यूशन प्लान से क्या है उसको कंपेयर किया गया, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इट शैल कंप्लीट, इसको कंपेयर करेंगे विद द बेस रेजोल्यूशन प्लान इन सच मैनर देन द रेजोल्यूशन प्लान सिलेक्टेड फॉर अप्रूवल एज द केस मे बी अप्रूव्ड बाय द कमिटी ऑफ क्रेडिटर। जो भी प्लान बेस्ट रहेगा दोनों में से उसको कमिटी ऑफ क्रेडिटर उसको कंसिडर करेगी अप्रूवल पर्पज से, ठीक है। अगर प्लान अप्रूव नहीं होता, इफ इट इज नॉट अप्रूव्ड बाय द कमिटी ऑफ क्रेडिटर, अगर जो प्लान है वो फिर भी अप्रूव नहीं होता, तो फिर क्या हो जाएगा, पीपीआईआरपी का टर्मिनेशन हो जाएगा, जो प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस क्या है वो टर्मिनेट हो जाएगी। देन क्या होगा, अप्रूवल ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान under subsection 4 or subsection 12 as the case may be by the committee of creditors shall be by a vote of not less than 66% ऑफ वोटिंग शेयर, यानी कि 66% का क्राइटेरिया रहेगा इसको अप्रूव करने के लिए, सीओसी का 66% वोटिंग शेयर का क्राइटेरिया रहेगा। आफ्टर कंसिडरिंग इट्स फिजिबिलिटी एंड वायबिलिटी द मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन प्रपोज टेकिंग इनटू अकाउंट द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी अमंगस्ट क्रेडिटर एज लेड डाउन इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 53। तो ये जो है क्राइटेरिया रहेगा, फिजिबिलिटी एंड वायबिलिटी को चेक किया जाएगा। सो देन क्या है, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शेल
सबमिट द रेजोल्यूशन प्लान एज अप्रूव्ड बाय द कमिटी ऑफ क्रेडिटर, यानी कि जो प्लान कमिटी ऑफ क्रेडिटर ने अप्रूव किया है तो वो कहाँ सबमिट करेगा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, यानी कि एनसीएलटी को उस प्लान को सबमिट करेगा। ठीक है, सो देन आगे इसके बारे में बताया गया है कि आगे हम सेक्शन 54L के बारे में पढ़ेंगे, अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान। अगर रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो जाता है, देखो, इफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इज सेटिस्फाइज दैट द रेजोल्यूशन प्लान एज अप्रूव्ड बाय द कमिटी ऑफ क्रेडिटर, यानी कि जो सीओसी ने जो प्लान अप्रूव किया है, ठीक है, अगर वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी उससे सेटिस्फाइड है, ठीक है, सो देन क्या करेगी वो, देन विद इन 30 days ऑफ रिसीट ऑफ रेजोल्यूशन प्लान, जो कि सीओसी ने जो अप्रूव किया है उस प्लान जो एनसीएलटी ने रिसीव किया है उसके 30 days में वो उसको अप्रूव कर देगी रेजोल्यूशन प्लान को। ठीक है, सो देन जो 90 days उसमें टाइम किसमें लगा, सीओसी को टाइम लगा 90 days का अप्रूवल करने में, देन 30 days में जो एनसीएलटी है वो उस प्लान को अप्रूव करेगी। प्रोवाइडेड दैट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल बिफोर पासिंग एन ऑर्डर फॉर अप्रूवल ऑफ ए रेजोल्यूशन प्लान अंडर दिस सब सेक्शन satisfy itself that the resolution plan has provisions for its effective implementation, और वो जो एनसीएलटी है वो चेक करेगी कि ये इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो सकता है। अगर वो प्लान इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो सकता है तो वो उस प्लान को अप्रूव करेगी। ठीक है, सो देन क्या करेगी, द वेयर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इज सेटिस्फाइड दैट रेजोल्यूशन प्लान डज नॉट कन्फर्म टू द रिक्वायरमेंट्स इट में विद इन 30 days, अगर उसको लगता है कि जो रेजोल्यूशन प्लान है वो क्राइटेरियाज को मीट नहीं कर रहा और इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता, तो देन क्या करेगी, विद इन 30 days उसको रिजेक्ट कर सकती है, रेजोल्यूशन प्लान को क्या कर देगी, रिजेक्ट कर देगी। और जब वो क्या करेगी, तीन चीज़ें हो सकती हैं, या तो प्लान को वो रिजेक्ट कर सकती है या टर्मिनेट कर देगी पीपीआईआरपी को, प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस को टर्मिनेट कर देगी, एंड और क्या करेगी, या पासिंग ए लिक्विडेशन ऑर्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, और कॉर्पोरेट डेटर के रिस्पेक्ट में लिक्विडेशन ऑर्डर पास कर देगी। ठीक है, एंड डिक्लेयरिंग दैट प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट इफ एनी shall be included as part of the liquidation cost, यानी कि जो प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन कॉस्ट है वो लिक्विडेशन कॉस्ट का पार्ट मानी जाएगी अगर लिक्विडेशन ऑर्डर जो है वो दिया जाता है एनसीएलटी के द्वारा। सो देन इसमें पॉइंट्स रिमेंबर के लिए दिए गए हैं, पॉइंट्स टू रिमेंबर अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान। एक डिटेल में हमें थोड़ा बताया गया है कि बेस रेजोल्यूशन प्लान डज नॉट इम्पेयर क्लेम्स or to operational creditor and the COC may approve it for submission to the एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। ठीक है, सो देन जो हमने पहले भी ये पढ़ा था कि बेस रेजोल्यूशन प्लान है, अगर ऑपरेशनल क्रेडिटर को 1 रुपये का भी नुकसान नहीं होता तो सीओसी उस प्लान को क्या है, बेस रेजोल्यूशन प्लान को अप्रूव कर देगी। और उस केस में क्या है, आरपी शैल इनवाइट प्रोस्पेक्टिव, अगर सीओसी क्या करती है, अप्रूव नहीं करती, इफ सीओसी डज नॉट अप्रूव द बीआरपी और बीआरपी इम्पेयर्स द क्लेम्स ऑफ ऑपरेशनल क्रेडिटर, और जो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को अगर 1 रुपये का भी नुकसान हो रहा है तो उस केस में जो प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट है उनसे हमने प्लान मंगवाया था तो वो प्लान सबमिट करेंगे, और उस प्लान को किससे कंपेयर किया जाएगा, बेस रेजोल्यूशन प्लान से कंपेयर किया जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद क्या करेगा, ही शैल पब्लिश ब्रीफ पार्टिकुलर्स ऑफ द इन्विटेशन फॉर रेजोल्यूशन प्लान इन फॉर्म P11 नॉट लेटर देन 21 days। ठीक है, तो नॉट लेटर देन 21 days में वो क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। सो देन इसमें आगे ये हमें दिया गया है जो हमने पहले भी पढ़ा था कि द सीओसी में कंसिडर बेस रेजोल्यूशन प्लान फॉर अप्रूवल इफ नो रेजोल्यूशन प्लान इज रिसीव्ड। ठीक है, तो जो है बेस रेजोल्यूशन प्लान को भी कंसिडर कर सकती है अगर कोई और प्लान रिसीव नहीं किया जाता। इफ बेस्ट अल्टरनेट प्लान इज सिग्निफिकेंटली बेटर देन बीआरपी, यानी कि बीएपीसी का मतलब है बेस्ट अल्टरनेट प्लान, यानी कि जो कि उसने सबमिट किया है, प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट ने सबमिट किया है, तो बीएपी इज नॉट सिग्निफिकेंटली better than BRP, then RP shall disclose the scores of the BAP and BRP to submit two of these plans, यानी कि फिर वो BRP जो बेस्ट रेजोल्यूशन प्लान है उसी को कंसिडर किया जाएगा। सो देन हम आगे सेक्शन 54M में करेंगे अपील अगेंस्ट ऑर्डर अंडर सेक्शन 54L। अगर इसमें क्या है, एनी अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर अप्रूविंग द रेजोल्यूशन प्लान under subsection 1 of section 54L shall be on the grounds laid down in subsection 3 of section 61, then termination of pre-package insolvency resolution process section 54N, इसमें क्या होएगा कि टर्मिनेट हो जाएगा पीपीआईआरपी, उसके लिए प्रोसीजर बताया गया है। वेयर द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल फाइल्स एंड एप्लीकेशन विद द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, जहाँ पे आरपी है वो एनसीएलटी में एप्लीकेशन फाइल करता है विद इन 30 days ऑफ द डेट ऑफ सच एप्लीकेशन, तो उसके बाद क्या है 30 days में वो क्या कर देगी, टर्मिनेट कर देगी। अगर
कॉर्पोरेट डेटर को खुद को ऐसा उसको ऐसा लगता है कि वो पीपीआईआरपी को ख़त्म कर देना चाहिए, तो वो क्या करेगी, एनसीएलटी में अपील फाइल करेगी और एनसीएलटी क्या है 30 डेज में टर्मिनेट कर देगी प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस को एंड प्रोवाइड फॉर द मैनर ऑफ कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोसीडिंग इनिशिएटेड फॉर अवॉइडेंस ऑफ ट्रांजेक्शंस, जो अवॉइडेंस ऑफ ट्रांजेक्शंस के रिगार्डिंग भी इसमें बताया गया है। तो देन इसमें क्या क्या दिया गया है, वेयर द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एट एन टाइम आफ्टर द प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट बट बिफोर द अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान, बट प्लान अप्रूव होने से पहले, और जब पीपीआईआरपी की जो कमेंसमेंट डेट है उसके बाद जो है 90 डेज में अगर प्लान अप्रूव नहीं हुआ सीओसी से बाय वोट ऑफ 66%, सो देन क्या कर देगी, वो टर्मिनेट कर देगी पीपीआईआरपी को। यानी कि इसमें कितना टाइम पीरियड दिया गया है, देखो पीपीआईआरपी कमेंसमेंट डेट से अगर 90 दिन के अंदर अंदर प्लान अप्रूव नहीं होता तो 91st डे पे क्या हो जाएगा, पीपीआईआरपी खत्म हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, वेयर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी पासेज एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 द कॉर्पोरेट डेटर शैल बियर द प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट, तो जो उसकी जो कॉस्ट है वो कॉर्पोरेट डेटर बेयर करेगा। तो देन क्या है, अगर लिक्विडेशन का ऑर्डर कर दिया तो जो वो कॉस्ट है उसको लिक्विडेशन कॉस्ट कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, अगर पीपीआईआरपी खत्म हो गया और अगर एनसीएलटी ने लिक्विडेशन के रिगार्डिंग ऑर्डर पास कर दिया तो जो पीपीआईआरपी की जो कॉस्ट थी वो लिक्विडेशन की कॉस्ट मानी जाएगी। ठीक है, सो देन आगे हम इसके बारे में ये पॉइंट्स जो है हमने पढ़े थे कि ये देखो पीपीआईआरपी क्लोजेस इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस एन अप्रूवल ऑफ अदर बीआरपी और बीएपी बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑन एक्सपायरी ऑफ 90 डेज, अगर 90 डेज में जो है प्लान कोई भी प्लान सबमिट ही नहीं हुआ, 90 डेज एक्सपायर हो गए पीपीआईआरपी कमेंसमेंट डेट से, तो 91st डेज पे क्या है, पीपीआईआरपी खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो देन हम इसके बारे में यही बताया गया है। देन सेक्शन 54A के बारे में हम पढ़ेंगे, इनिशिएशन ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, यानी कि कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कब स्टार्ट होगी, इनिशिएट कैसे होगी। देखो इसमें क्या है, सीआईआरपी के लिए सबसे पहले क्या है, एक क्राइटेरिया होता है 1 करोड़ का, सबसे पहले सीआईआरपी क्राइटेरिया होना चाहिए, यानी कि 1 करोड़ का डिफॉल्ट होना चाहिए। ठीक है, तो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स एट एनी टाइम आफ्टर द प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट बट बिफोर द अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान, और उसमें क्या होगा, अगर रेजोल्यूशन प्लान अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है और 66% वोट से क्या होगी, मे रिजोल्व टू इनिशिएट ए कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, सीआईआरपी प्रोसेस में जा सकती है अगर कॉर्पोरेट डेटर को ऐसा लगता है कि उसको सीआईआरपी प्रोसेस में जाना चाहिए और इन पीपीआईआरपी के लिए उसने कमेंसमेंट डेट जो है वो उसमें स्पेसिफाई कर दी गई थी और बट अभी जो है प्लान अप्रूव नहीं हुआ, तो उस केस में वो कंपनी सीआईआरपी में भी जा सकती है। तो उस केस में क्या है, द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल इंटीमेट्स द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑफ द डिसीजन ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर, देन द एनसीएलटी क्या करेगी, विद इन 30 डेज ऑफ द डेट ऑफ सच इंटीमेशन टर्मिनेट द प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, जो है वो पीपीआईआरपी को टर्मिनेट कर देगी विद इन 30 डेज में, और क्या बोलेगी, इनिशिएट सीआईआरपी, और सीआईआरपी को बोलेगी स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, तो विद इन 30 डेज का टाइम लेगी जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो देन अपॉइंट द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, इस केस में देखो उल्टा सिस्टम हो रहा है, जो इसमें मतलब कि जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट होता था ना पीपीआईआरपी में, तो ओनली रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ही अपॉइंट होता था, और जो सीआईआरपी में हमने पढ़ा था कि पहले आईआरपी अपॉइंट होता था, जो आईआरपी था वो फिर एज एन आरपी काम करता था। अब इसमें क्या है, जो आरपी अपॉइंटेड था पीपीआईआरपी की जो प्रोसेस में हमने आरपी अपॉइंट किया था, और अब हमने उसमें सीआईआरपी के लिए ऑर्डर दे दिया एनसीएलटी ने। ठीक है, एनसीएलटी ने बोला कि सीआईआरपी में जा सकते हैं, तो जो पीपीआईआरपी के टाइम पे जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल था वो क्या बन जाएगा, आईआरपी बन जाएगा, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बन जाएगा, सब्जेक्ट टू सबमिशन ऑफ रिटन कंसेंट, और उसको इसमें रिटन कंसेंट भी देनी होगी। और इसमें क्या दिया गया है, डिक्लेयर दैट प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट इफ एनी shall be included as part of insolvency resolution process cost for the purpose of corporate insolvency resolution process of the corporate debtor where the resolution professional fails to submit written consent, अगर जो resolution professional है written consent नहीं दे पाता, then adjudicating authority shall appoint an interim resolution professional by making a reference to the board, तो वो board को reference करेगी, जब board recommend करेगा फिर जो है वो RP अपॉइंट होएगा। तो देन इसमें हमने जो ये हमारा हमने कम्प्लीटली पढ़ा, हमने इसको बहुत ही हमने कोशिश करी कि इसको हम इजी लैंग्वेज में
एक्सप्लेन कर सके। जो ये टॉपिक है थोड़ा टेक्निकल टॉपिक है, ठीक है। आप इसको एक दो बार वीडियो को दोबारा लगाना तो आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ जाएगा, टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा टेक्निकल कॉन्सेप्ट है लेकिन आसान है, एक दो बार सुनोगे और एक बार खुद से पढ़ोगे तो आपको ये जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। और हमारे जो नोट्स हैं इसमें हमारा एक ही लास्ट में देखो हमने कुछ एक हेडिंग्स बनाई हुई हैं। जो कमेंसमेंट डेट है, जो कंप्लीशन कितने दिन में हो जाएगा, 120 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। जो सीओसी है वो इसको 90 डेज में प्लान को अप्रूव करेगी। अगर 90 डेज में प्लान अप्रूव नहीं होता तो 91st डे पे क्या हो जाएगा, प्लान टर्मिनेट हो जाएगा। और जो सबमिशन ऑफ लिस्ट ऑफ क्लेम कितने दिन में होगा, विद इन 2 डेज। लिस्ट ऑफ क्लेम्स एंड प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम कॉर्पोरेट डायरेक्टर किसको देगा, आरपी को देगा। तो ये मेन पॉइंट्स है जो हमने याद करने के लिए है। एंड कंस्टिट्यूशन ऑफ सीओसी कब होएगा, विद इन 7 डेज में होएगा इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट से। पीपीआईआरपी की जो कमेंसमेंट डेट है उसके 7 दिन के अंदर अंदर सीओसी कंस्टिट्यूट होगा और देन उसके 7 दिन के अंदर उसकी फर्स्ट मीटिंग होगी, ठीक है। और इसके बारे में एक बार दोबारा आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देते हैं। जो प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, मतलब कि जो पहले से ही पैक है, इसमें एक बेस रेजोल्यूशन प्लान पहले से ही 90 दिन के अंदर बनाया जाता है। उसके बाद क्या है, उसके अगले 90 दिन के अंदर अंदर जो सीओसी है इसको अप्रूव करेगी। देन उसके नेक्स्ट 30 डेज में एनसीएलटी है उस प्लान को अप्रूव कर सकती है या रिजेक्ट कर सकती है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पीपीआईआरपी कमेंसमेंट डेट से क्या है, विद इन 2 डेज में क्या होगा, लिस्ट ऑफ क्लेम एंड प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम जो है वो सबमिट करना होगा एंड बेस रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करना होगा, ठीक है। देखो कौन सबमिट करेगा, सीओसी अप्रूव्स द प्लान। जो प्लान है वो सीओसी अप्रूव करेगी और उसको क्या करेगी, बेस्ट रेजोल्यूशन प्लान को, जो बेस रेजोल्यूशन प्लान को बेस्ट अल्टरनेट प्लान से कंपेयर करेगी, ठीक है। सो देन जो सीओसी अप्रूव करेगी तो फिर उसके बाद 30 दिन में एनसीएलटी अप्रूव करेगी या रिजेक्ट करेगी। और अगर 90 दिन के अंदर अंदर जो प्लान अप्रूव नहीं हो पाता तो 91st डे पे प्लान क्या है, रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये हमने एक बार शॉर्ट में समझा, तो आप इनको एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। और ये टॉपिक आप एक बार, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप इसको एक बार दोबारा पढ़ेगा आसानी से। और कोई आपको दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। और प्लीज़ गाइज अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप